हम बायोलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाइसोसोम सेल में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों को अवशोषित करके कोशिका की रक्षा करते हैं और कोशिका नवीकरण में मदद करते हैं। सोच लीजिए, जो आपका सेल है बॉडी में, वहां पर अनावश्यक पदार्थ नहीं पहुंचे और नए नए सेल का निर्माण हो। ये कौन करता है? ये कौन कर ये, आत्महत्या ये कौन आत्महत्या की थैली। हाँ, ये कौन करेगा? जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत बढ़िया। उसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइडल बैग बोला जाता है, याद रखिएगा। चलो, तो शांत कुमार यहां रॉन्ग है, क्योंकि पिछला क्लास वो गायब रहा है, इसीलिए उसका गलत हो गया। चलो, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम सेल में जो बाहरी पदार्थ है उसको अवशोषित करके सेल को रक्षा करता है और कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना है। नॉलेज यह कहता है कि तुमसे 2 दिन भागोगे तो तुमसे मैं 4 दिन भागूंगा। तुम कहां भागोगे ये न बताओ, तो याद रखना है। तो इस प्रकार से सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 2,4-D, जिसका पूरा नाम डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक है। यह एक रसायन है। इसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले फलाना को नष्ट करने के लिए किया जाता है। फलाना के जगह पर क्या होगा बताइए? 2,4-D एक केमिकल है, उसका क्या काम है? उसका काम खरपतवार को नष्ट करना है। शुक्रवार को हमने जो डिस्कशन दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, खरपतवार को नष्ट करना है, याद रखना है। तो 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है, जिस पर ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये क्या है? खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सब वो क्या होता है? खरपतवार का मतलब हो गया कि धान गेहूं होगा तो उसी के साथ देखिएगा छोटा छोटा घास उगाएगा और वो आसपास के पोषक तत्वों को वो खींच लेता है। तो जो फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से फसल को नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D रसायन का छिड़काव किया जाता था, जो अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलो अगला सवाल। खाली स्थान किस पेड़ की छाल है जो दक्षिण अमेरिका का ऑलरेडी मूल पेड़ पौधा है? इसका उपयोग पारंपरिक रूप से मलेरिया और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह कुनैन सहित कई एल्कोलॉइड का स्रोत है जो प्रभावी मलेरिया रोधी दवा का निर्माण करता है। किस पेड़ का छाल? सिंकोना। सिंकोना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंकोना पेड़ की छाल है जो दक्षिण अमेरिका का मूल पौधा है, निवासी जड़ पर पौधा कर दीजिएगा। इसका उपयोग पारंपरिक रूप से मलेरिया बीमारी के इलाज में किया जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी मलेरिया रोधी जो दवाई बनाई जाती है सिंकोना पेड़ का छाल, याद रखिएगा। कई एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है कमीशन में, अप्लाइड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, चलिए ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। अमन कुमार, आवाज जा रही है? हाँ सर, जा रही है सर। बहुत बढ़िया। कॉपी कलम निकाल लिए हैं? सर मेरे तरफ सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो सर हम थोड़ा घर से बाहर निकले हुए हैं। लगता है लाइन कटा हुआ है, नहीं? नहीं सर, घर में सर नेटवर्क नहीं मिल रहा, वर्षा हो रही है ना।
ओ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अगला सवाल बढ़िया, हाँ ध्यान से सुनिए। चलो। ठीक है सर। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास चला जाएगा। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खाली स्थान शरीर के जोड़ों पर की जाने वाली विशेष प्रकार की सर्जरी है। अर्थात शरीर के जो जोड़ होता है, चाहे घुटना हो गया, चाहे ऑलरेडी कमर हो गया, यहाँ पर जो सर्जरी की जाती है वो क्या कहा जाता है? इस सर्जरी का उद्देश्य जोड़ों को सामान्य कामकाज में वापस लाने में मदद करता है। यानी कि घुटना, जैसे वाजपेयी जी का घुटना का ऑपरेशन हुआ था तो उसको क्या बोला जाता है? और उसी के सलाह पर और डॉक्टर के सलाह पर इसको दी जाती है, ताकि जोड़ जो है बढ़िया ढंग से काम कर सके और वो विफल न हो। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी। उस सर्जरी का क्या नाम है? ऑर्थोप्लास्टी। शरीर के जोड़ों पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की सर्जरी है। इस सर्जरी का उद्देश्य जोड़ों को सामान्य कामकाज में वापस लाने में मदद करना है। और ऑर्थोप्लास्टी की सलाह पर ही आमतौर पर ऐसा किया जाता है, डॉक्टरों के सलाह पर। और जोड़ों के लिए अन्य सभी उपचार कब होता है ऑर्थोप्लास्टी? जब सभी प्रकार का इलाज विफल हो जाता है तो अंतिम रूप से ऑर्थोप्लास्टी किया जाता है, याद रखना है। जिसको वाजपेयी जी ने कराया, इसका साइड इफेक्ट भी होता है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से वाजपेयी जी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया लास्ट में, इसका साइड इफेक्ट होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑर्थोप्लास्टी। 8वां का आंसर क्या हो गया? ऑर्थोप्लास्टी, याद रखेंगे। अप्लाइड क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा है 9। किस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि आपके किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? ये कई महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न करती है, जैसे कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनलिन। और ये कौन सा हार्मोन कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, बीपी है, टेंशन है, उसके प्रति बॉडी का रिएक्शन करता है? तो वो कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, बहुत बढ़िया, एड्रेनलिन ग्लैंड है, याद रखिएगा। एड्रेनलिन ग्लैंड है, आपके किडनी के ऊपर होता है। और ये और ये एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रीट करता है, जो मेटाबॉलिज्म में, बीपी में, टेंशन में, इस इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो एड्रेनलिन ग्लैंड हो जाएगा, याद रखना है। और एड्रिनल हार्मोन हो जाएगा, पहला में एड्रेनलिन और दूसरा में एड्रिनल। चलो, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया एड्रेनलिन और एड्रिनल। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा एक पौधा जो बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है और इसकी खासियत के कारण इसे डीजल का पौधा भी कहा जाता है, और यदि किसान इसका खेती करे तो काफी अच्छी कमाई कर सकता है। उस पौधा का क्या नाम है? जट्रोफा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उस पौधा का नाम जट्रोपा है। और बिहार सरकार 25% बायोडीजल का उत्पादन कर रही है, याद रखिएगा, भारत का। तो ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब कर रहा है, बिहार कर रहा है। ये क्या है? पेट्रोल और डीजल में 20% तक बायोडीजल को मिलाया जाएगा, याद रखिएगा। इससे क्या होगा? हमारे विदेशों से जो आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल, उसकी मात्रा में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचेगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इसका उत्तर याद रखेंगे। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल। आकाश कुमार अपना वॉइस को म्यूट कर देंगे, अमन कुमार अपना वॉइस को म्यूट कर देंगे। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, पिछला सेट में भी एक क्वेश्चन था, याद रखिएगा।
11 कहता है कि खाली स्थान जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जो गहरा पीला रंग का होता है और ये Golden rice. बीटा कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना है। और गोल्डन राइस को फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के द्वारा विकसित किया गया है। आनुवांशिक रूप से इस इंजीनियरिंग का उद्देश्य अनाज में सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन और हाई लेवल जिंक को शामिल करना है और यही बीटा कैरोटीन जो इसमें पाया जाता है वही विटामिन ए में चेंज हो जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? Golden rice. इसका आंसर गोल्डन राइस होगा, याद रखिएगा। जो अफ्रीका में उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, वहां पर भारी विटामिन ए की कमी है और इस कारण से इस चावल का रंग पीला होता है। इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है जो ही कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आंसर क्या हो गया? गोल्डन राइस। 11 का गोल्डन राइस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए तो मैं जानूं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ अचानक परिवर्तन होता है। और यह सिद्धांत यह कहता है कि विकास व्यक्ति के छोटे और बड़े अचानक परिवर्तन द्वारा होता है और यह जेनेटिकली होता है। ये किसने कहा? आपको मैं चारों सिद्धांत बताया था, आंसर बताइए। आप देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 562 था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 562 का डिस्कशन हमने जबरदस्त किया था, ध्यान में रखना है। और उसी से ये क्वेश्चन है, उसमें बताए थे हम कि वहां पर 4 गो सिद्धांतवादी था। पहला कौन था? ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरा था डार्विन, तीसरा था लैमार्क और चौथा था हक्सले। Yes. तो Yes, sir. First वाला. हाँ, तो ह्यूगो डी ब्रिज पहली बार उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उसमें बोला कि परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, परिवर्तन अचानक होता है, याद रखिएगा। और ये जेनेटिकली ट्रांसफर भी होता है अगली पीढ़ी में। जबकि डार्विन क्या कहता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत और डार्विन क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत, याद रखिएगा। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डी ब्रिज ने पहली बार उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ अचानक परिवर्तन होता है। तो उत्तर हो जाएगा 12 का ऑलरेडी ह्यूगो डी ब्रिज। चलो, उसमें 562 में आंसर हमने दिया था डी, याद रखिएगा। चलो, जो पढ़ाया है वही सबने क्वेश्चन दिया टॉपिक से, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहां प्रश्न छूट गया, एग्जाम में छूट जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। खाली स्थान कौन सा सेल जिन्हें मूल कोशिकाएं भी कहा जाता है, बेसिक सेल कहा जाता है और शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न प्रकार के सेल को विकसित होने की क्षमता रखती है और यह सेल शरीर के टिश्यू और ऑर्गेन के मरम्मत और रीजनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान ले कि कहीं आपका कट गया, गला में कहीं गड्ढा पड़ गया, तो जांग के सेल्स निकालकर ऑलरेडी वहां सेट कर देगा आपको और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? कौन सा सेल? Stem cell. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी को स्टेम सेल बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? स्टेम सेल, यह ध्यान में रखेंगे। इसको स्टेम सेल बोला जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्या बोला जाएगा? स्टेम सेल बोला जाएगा। चलो, उत्तर क्लियर हो गया हमारा 13। चलो क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रॉल करो आपकी ओर। 14 कहता है कि कौन सा
चीज जो है पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित, कौन सा हार्मोन पौधों के वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और फलने फूलने को बढ़ावा देता है, और जो उसका सीड्स है उसकी निष्क्रियता को दूर करता है और उसको फलने फूलने का अवसर प्रदान करता है, वो कौन सा हार्मोन है? क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। चलो 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये हार्मोन हमने बताया था श्वेता कुमारी, तुमको हमने पढ़ाया था ऑलरेडी, प्लांट हार्मोन है ना, उसी में पढ़ाया था। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। Yes, sir. Yes. हाँ Auxin hormone. तो याद रखना है ऑलरेडी ये काम किसका है? ऑक्सिन हार्मोन का भी काम है, ये जिब्रेलिन हार्मोन का भी काम है, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन होगा इसमें, हाँ जिब्रेलिन। हाँ, तो नहीं, इसका ऑक्सिन होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑलरेडी जिब्रेलिन हो जाएगा, याद रखिएगा। काहे? जिब्रेलिन सर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पुष्पन को भी बढ़ा रहा है, सीड्स को भी बढ़ा रहा है, सिर्फ पौधा का ही ग्रोथ नहीं कर रहा है बल्कि ये सारी चीज कर रहा है, और ये सारा चीज कौन? जिब्रेलिन करता है, याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा 14 का जिब्रेलिन हार्मोन, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन और नंबर, ऑक्सिन कितने होंगे sir? औसत सामान्य ग्रोथ पत्ते को है ऑलरेडी, वो गिरने नहीं देगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें मल्टीपर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सा एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकने में सक्रिय करता है, अंकुरन को उत्तेजित करता है, जीर्णता को तीव्र करता है, वृद्धि को रोकता है, इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है? बोलो, इसका जवाब दो। Acetylene. हाँ, इसका नाम क्या होगा? इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन प्राकृतिक हार्मोन है, याद रखेंगे। और जबकि एसिटिलीन क्या है? आर्टिफिशियल है। दोनों सही है बिल्कुल, लेकिन एक प्राकृतिक हार्मोन है और एक आर्टिफिशियल, याद रखिएगा। तो एसिटिलीन आर्टिफिशियल हो गया और इथिलीन हो गया ऑलरेडी प्राकृतिक हार्मोन। यहां उत्तर क्या हो जाएगा? इथिलीन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इथिलीन हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारे भोजन में मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या होता है जो हमारे आहार में विटामिन और खनिज मात्रा को अवशोषण करता है? जल्दी बोलो। Fat. और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों जो है ऑलरेडी हमारा भोजन का मेन फैक्टर है, जो हमारे भोजन में विटामिन और खनिज ऑलरेडी उपलब्ध कराता है। तो उत्तर हो जाएगा फैट्स। चलो फैट्स। हाँ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एकदम आसान सवाल है, याद रखना है। चलो बताओ, ये कौन है जो शैवाल और कवक एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशन है? शैवाल स्वपोषी होता है और भोजन प्रदान करता है, जबकि कवक उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो पौधा है प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है, क्योंकि प्रदूषक का अच्छा संकेतक होता है। क्या हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन सर। लाइकेन। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा है 68वीं में। लाइकेन एक आंसर लाइकेन हो जाएगा, याद रखेंगे। तो लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंगस मिलकर बनता है, और ये जहां प्रदूषण होगा वहां होगा ही नहीं, याद रखिएगा। कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में जबरदस्त पाया जाता है लाइकेन, याद रखिएगा। चलो तो उत्तर हो जाएगा लाइकेन। 17 का क्या उत्तर होगा? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आपकी बड़ी आंत कोलोन के अंदर की ये जांच है, ये कोलोस्कोपी। ऑलरेडी बड़ा जो आंत है उसके रोग, सूजन और कोलोन कैंसर के मदद में, इस इलाज में ये सहायता करता है। कोलोन कैंसर की रोकथाम में मदद करता है,
उसको क्या बोला जाता है? क्लोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी बोला जाता है, याद रखिएगा। इंडोस्कोपी क्या बोला जाता है? वो मुंह के अंदर से जो हाँ, किया बहुत जाता बढ़िया, है जांच। बहुत बढ़िया। छोटी आंत की जांच के लिए, आमाशय की जांच के लिए ऑलरेडी कोलोनोस्कोपी किया जाता है, सॉरी इंडोस्कोपी किया जाता है। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जांच के लिए, कोलोन की जांच के लिए एनस के माध्यम से ऑलरेडी ये कोलोनोस्कोपी किया जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत यदि स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सर छोटी आंत के लिए क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी याद रखना है, ENDOSCOPY, स्कोपी। और ऑलरेडी बड़ी आंत के लिए कोलोनोस्कोपी, याद रखिएगा। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? कोलोनोस्कोपी, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि आपका फलाना ब्लड इस प्रकार का है तो आप किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकते हैं, और AB नेगेटिव। आपको एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यदि RH नेगेटिव ब्लड है तो आप केवल RH नेगेटिव को रक्त प्राप्त कर सकते हैं। बताइए किसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर? किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल, AB नेगेटिव। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को डोनेटर कहा जाता है? सर O निगेटिव को डोनेटर कहा जाता है। और रिसेप्टर किसको बोला जाता है? सर्वग्राही किसको बोला AB जाता है? को, AB को सर। AB को बोला जाता है। यानी आपका रक्त यदि AB प्रकार का है तो आप किसी भी प्रकार का रक्त ले सकते हो किसी से, सर्वग्राही हो आप। इसीलिए आपको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। और यदि आपका ब्लड RH नेगेटिव है तो RH नेगेटिव से ही प्राप्त कर सकते हो। ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? AB ग्रुप क्या हो जाएगा? AB, याद रखिएगा। चलो, क्यों? क्योंकि वो क्लियर है। क्लियर ये है, क्लियर ये है कि ऑलरेडी हमारा कह रहा है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल रिसेप्टर कह रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। सर क्वेश्चन, तो ये AB पॉजिटिव होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, याद रखना है। चलिए, और याद रखेंगे कि हमारा खाली स्थान जैविक खाद्य पदार्थों को बनाने या कृमियों को कृत्रिम पालन वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए पोषक तत्व सामग्री में विश्लेषित करने की विधि है। यानी किस विधि से हम, जिस विधि से हम जैविक खाद बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कौन कल्चर बोला जाता है? जल्दी से बोलो। उसको बोला जाता है, एक्वाकल्चर। उसको बोला जाता है, एक्वाकल्चर। नहीं, एक्वाकल्चर मछली हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर, याद रखना है ना। VERMICULTURE, वर्मी कल्चर एक जैविक खाद्य पदार्थों को बनाने की विधि है जिसके तहत हम ऑलरेडी विभिन्न प्रकार के केचुआ से ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर हो जाएगा। इसको वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट क्रिएट करता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये जैव खाद है। चलो, तो 20 का उत्तर हो जाएगा वर्मी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 21। यह एक सामान्य वयस्क मानव में ब्लड की कुल मात्रा कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक आदमी में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल 22 कहता है कि खाली स्थान
जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। सैलिसिलिक एसिड का एक वर्ग है जो गैर दर्द नाशक दर्द निवारक है, सिर दर्द और जोड़ों को दर्द राहत देने में काफी उपयोगी है। उसे क्या कहा जाता है? सर दर्द के लिए कौन दवा बताओ? एस्पिरिन। बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एस्पिरिन। ये ध्यान में रखना है। एस्पिरिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एस्पिरिन हो जाएगा। एस्पिरिन का ही नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। याद रखेंगे। तो 22 का उत्तर हो जाएगा एस्पिरिन। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़िए सूरज कुमार। ट्वेंटी थ्री कहता है कि वो शरीर का कौन सा केंद्र है जो भूख, प्यास, नींद, सेक्स रिएक्शन जैसे बिहाव को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, वीकनेस को, हार्मोन को, स्राव करने को भी कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस सर। बहुत बढ़िया, इसी को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। याद रखना है, हाइपोथैलेमस हमारा मिड ब्रेन में होता है और ललाट के सामने होता है, और ये आपका भूख, प्यास, नींद, ऑलरेडी सेक्स बिहेव, ये सारे को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वीकनेस, हार्मोन सभी को कंट्रोल करेगा। याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। याद रखिए। हाइपोथैलेमस। हाँ, मटर के दाने के समान होता है। याद रखिएगा, जो ललाट के केंद्र में होता है। याद रखेंगे, जिसको थर्ड आई बोला जाता है। वहीं पे लोग ध्यान करता है और इस ध्यान से सारी चीजों पर कंट्रोल करता है। चलो, तो 23 का क्लियर हो गया। 24, 15 अगस्त फलाना वर्ष को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों को संरक्षण बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया है। किस साल शुरुआत किया है? जल्दी बताओ। 23 में सर। 24। 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय ने नदी, समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया था 2020 में। याद रखिएगा, कब किया था? 2020 में। 2020 में याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का 2020 हो जाएगा। चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल। डॉल्फिन से भी सवाल आ गया इसमें, है ना। लाइकेन से भी सवाल आ गया है, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी से सवाल आ गया, ब्लड ग्रुप से सवाल आ गया है, बायो फर्टिलाइजर से सवाल आ गया, ब्लड से सवाल आया है, प्लांट हार्मोन से सवाल लिया है हमने, स्टेम सेल से सवाल लिया है, गोल्डन राइस से सवाल लिया है, उत्परिवर्तन डार्विन का सिद्धांत से भी हमने सवाल लिया है, और जट्रोपा ईंधन पौधे का से हमने सवाल लिया है, हमने एक ग्लैंड से सवाल लिया है, हमने बोन से सवाल लिया है, हमने डिजीज से सवाल लिया है, और हमने प्लांट खरपतवार नाशी से सवाल लिया है, और हमने डीएनए आरएनए से सवाल लिया, और हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से सवाल लिया है। और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से सवाल पूछ लिया जाता है, उसी को हमने लिया है। ये कम से कम स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आप देखिएगा कि बायोलॉजी में हमने 2 टेस्ट लिया है। बायोलॉजी में आपसे 13 तारीख को 10 सवाल पूछा जाएगा, उसमें कम से कम 4-5 तो एकदम लड़ना तय है। याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खाली स्थान एक कोशिका अंगक है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यह मैसेंजर आरएनए को निर्देश को पढ़ता है, एमिनो एसिड का चेन क्रिएट करता है, बाद में प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ता है। यानी यही क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण शरीर का, सेल का कौन सा अंग करता है? जल्दी बताओ, सेल का कौन सा पार्ट प्रोटीन?
प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? जल्दी बोलो। राइबोसोम। राइबोसोम, बहुत बढ़िया। राइबोसोम राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जिसमें सहयोग कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा। तो ये ऑलरेडी प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, याद रखिएगा। यानी कि सेल में हमने डीएनए को ले लिया, प्रोटीन संश्लेषण को ले लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले लिया है और लाइसोसोम को भी ले लिया है। यहां से सवाल तो गर्दा कर देता है, याद रखिएगा। स्टेम सेल से सवाल हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से जो जो चैप्टर से हमने सवाल लिया है उसको रिपीट कीजिएगा। नोट्स हमने दे दिया है बायोलॉजी का, याद रखेंगे फाउंडेशन में, और उसको आसानी से पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर को। देखिएगा आपका क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं छूटेगा। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। किन्हीं को कुछ कहना है तो बताएगा। सर 25 का आंसर सर क्या बताया? 25 का राइबोसोम। राइबोसोम हो जाएगा, RIBOSOM, राइबोसोम। थैंक यू चलो ठीक है अमन कुमार। थैंक यू सर। कह सर। रहे थे सर वो, हेलो हाँ, क्वेश्चन गया था। सर हाँ सर गया तो सर, बट थोड़ा सा बिजली नहीं था तो सर थोड़ा दिक्कत हुआ अरे मुझे। कोई दिक्कत नहीं, होता है कह रहे काम। थे सर हाँ बोलिए। 9 के सर बाद वाला हमको सर तो आंसर बता देते। 9 के बाद वाला बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर। सर 1 से लेकर सर 8 तक। हाँ, वो पहला का हो जाएगा CO2। एक सेकंड सर। पहला का CO2, दूसरा का हो जाएगा ऑक्सीजन।